ओके, तो बच्चे आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये हमारे बुक में ज्यादा दिया गया है इन टर्म्स ऑफ हेनरीज लॉ, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये काफी कम है। तो पहले सॉलिड इन लिक्विड वाला पार्ट हम कवर करते हैं, है ना। तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बताया था कि चैप्टर में हमें पढ़ना किसके बारे में, लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। तो अगर सोल्यूशन लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, लिक्विड। और आपका सॉल्यूट वेरी करेगा, कभी आपका सॉल्यूट गैस होगा, कभी आपका सॉल्यूट लिक्विड होगा, और कभी आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो अभी हम सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in a particular amount of solvent, ठीक है। दिस इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर हम मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घोल पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, है ना। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमेशा याद रखना सॉल्यूट को हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। और आप मुझे बताओ कि जो वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का वो किस में रहेगा, लीटर में। तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम घोल सकते हैं इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी दो टर्म्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, कि अगर सॉलिड को लिक्विड में घोलना हो तो। और दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड में हमें क्या पढ़ना है कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर, है ना, ध्यान सुनना कि H2O हमारे पास क्या है, लिक्विड, और इसके अंदर हम सॉलिड डाल रहे हैं, लेट्स सपोज NaCl। नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो अब कौन कौन से फैक्टर पे ये चीज डिपेंड करेगा, है ना, तो वो हम चीजें पढ़ने वाले, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपको पता है क्या होता है कि कितना NaCl हम मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है और कहाँ डिपेंड नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, एक टर्म है क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है वो अपने अंदर वैसी चीजों को क्या करेगा, घोलेगा। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, पोलर। पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर है तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए आपने NaCl को लिया, NaCl कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, और सॉल्वेंट क्या लिया, वाटर, वाटर भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब जब NaCl को वाटर में ऐड करोगे तो सॉल्युबिलिटी तो सीधी सी बात है ना, क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि मैंने क्या किया, इस बार NaCl को लिया और इसे मैं घोल रहा हूं किसमें, पेट्रोल के अंदर। तो पेट्रोल, डीजल ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या NaCl पेट्रोल के अंदर घुलेगा, बोलो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, घुलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि NaCl कैसा है, पोलर, और वहीं पर पेट्रोल कैसा है, नॉन पोलर। तो याद रखना, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा, ठीक है। तो अगर दूसरा क्या, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट पोलर है तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही नॉन पोलर है, याद रखना, दोनों कैसे हो, नॉन पोलर, या तो दोनों पोलर हो या तो दोनों नॉन पोलर हो, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ कि एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और किस पे डिपेंड करता है, सेकंड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर, है ना। सॉल्युबिलिटी और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। व्हाट इट मीन्स, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है कि रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, हमें सप्लाई करना पड़ता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बिल्कुल आपको हीट देना पड़ेगा, तो उस केस में टेम्परेचर देने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो फॉर
एंडोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान देना, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे हीट बढ़ेगा, और अगर हीट बढ़ेगा तो याद रखना सॉल्युबिलिटी, मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वहीं पर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां तो खुद से हीट निकल रहा है और वहां हीट की जरूरत नहीं है, उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो हीट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, बोलो। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑलरेडी हीट निकल रहा है, हीट की जरूरत नहीं है ना, और अगर तब आप हीट दोगे तो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर सॉल्युबिलिटी आपका जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। एस फॉर सॉल्युबिलिटी, मैं सॉल्युबिलिटी को ऐसे नोट कर रहा हूँ, याद रखना। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, यानी इनवर्स रिलेशन, याद रखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना कि क्या किस किस चीज का असर पड़ा, एक तो अगर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट पोलर तो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर दोनों नहीं पोलर है यानी दोनों ही नॉन पोलर है तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस केस में, बढ़ेगी, है ना। अब बात करते हैं क्या कोई प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, तो याद रखना कि जब जब सॉल्युबिलिटी सॉलिड की बात करें लिक्विड के अंदर तो यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, मैं स्टार मार्क करके लिखता हूँ कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हो और सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड, तो बिल्कुल भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज देयर ऑन solubility of liquid solid in liquid। ठीक है, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो तो प्रेशर का कोई वहां रोल नहीं होगा। ठीक है, इतना आप नोट करो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी क्या है आपको पता है ना, किस किस टर्म्स में देख रहे हैं। एक बार हमने सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोला तो क्या इफेक्ट हुआ वो हमने देख लिया, है ना। अब हम गैस को लिक्विड के अंदर घोलेंगे और देखेंगे वहां पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम लिक्विड के अंदर किसे डिसॉल्व करेंगे, गैस को, है ना। तो ये अपने पास कोई भी लिक्विड हो, लेट्स से H2O, है ना, और इसके पास कोई भी गैस बोल रहे हैं CO2 वगैरह, है ना। तो अब इसे डिसॉल्व करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना जो क्वेश्चन आते हैं हम केवल रेलिवेंट पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो पहली बात यहां भी वही फैक्टर लगेगा, क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक, व्हाट इट मींस कि पोलर गैसेस आर सोल्यूबल इन पोलर लिक्विड, है ना। अगर गैस पोलर है तो किसमें सोल्यूबल होगा, पोलर लिक्विड में। जैसे NH3 दैट इज अमोनिया, ये कैसा है, ये पोलर गैस है और वाटर भी कैसा है, पोलर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, सोल्यूबल है। ठीक है, ज्यादा सोल्यूबल होंगे। और वहीं पर अगर मैं O2 को घोलूं, ठीक है, O2 या N2 को घोलते हैं, ठीक है, इन H2, तो ये कैसा है, बोलो, N2 नॉन पोलर गैस है ना, नॉन पोलर है, और वाटर कैसा है, पोलर है, यहाँ भी पोलर ही है ना। तो अब एक नॉन पोलर हो गया एक पोलर हो गया, तो क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत क्या है अपना, कम है। ठीक है, तो याद रखना अगर हमसे ऑर्डर दे दे, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ क्या, कि हमें कुछ गैसेस दे दिया लाइक NH3, देन NH3 के बाद दे दिया CO2, O2, आर्गन, है ना, ऐसे गैसेस दे दिया और बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो हमें पता है वाटर कैसा है, पोलर है, वाटर कैसा है, पोलर, तो जो सबसे ज्यादा पोलर होगा वो सबसे पहले डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पर अमोनिया जो है ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। अब CO2 तो पोलर नहीं है ना, अगर स्ट्रक्चर देखो तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बट बॉन्ड पोलैरिटी तो है ना, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसमें कैसा पोलैरिटी है,
बॉन्ड पोलैरिटी है, यानी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना है, 0। बट इधर का देखो तो यहाँ कुछ पोलैरिटी है, इधर का है, यहाँ कुछ है, नेट 0 आएगा, लेकिन कुछ तो पोलैरिटी है ना। O2 में O डबल बॉन्ड O, नेट पोलैरिटी 0 है, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, है ना। और आर्गन ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाया है, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, NH3, देन CO2, देन O2 एंड सबसे कम एयर। इनफैक्ट जो CO2 होता है ना, आपने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आई थिंक कि CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। ओके चलो, तो ये हो गया कि कौन सोल्यूबल होगा कौन नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सीधी बात आपको याद रखनी है, क्या कि कैसी भी रिएक्शन हो, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हमेशा घटेगी। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो अगर गैस को लिक्विड में घोल रहे हो तो कोशिश करो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मिनिमम, है ना। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और क्या यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल, है ना। आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कौन एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है। तो इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर, सॉलिड पर नहीं था, है ना। तो यहाँ याद रखना कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बिल्कुल क्या होता है, बढ़ता है। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतना क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड घोल रहे हो, क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। और अगर उसी लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर रहे हो तो प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आपको केवल इतना याद रखना है कि गैस वाले केस में क्या, अगर गैस पोलर लिक्विड पोलर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, गैस नॉन पोलर लिक्विड पोलर घटेगा, अगर दोनों नॉन पोलर है तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। और अगर याद रखना क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या, कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है लाइक फिश वगैरह, है ना, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में होते हैं या हॉट वाटर में। तो आप मुझे बताओ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैस पानी के अंदर डिसॉल्व है वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, है ना। तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो अपनी वाटर बॉडीज में लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, तो उसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन तो चला जाएगा ना। और मछलियों को जब डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्या वो रिस्पायर कर पाएंगी, ब्रीथिंग कर पाएंगे, नहीं। तो वहां पर वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये बात याद रखना है क्या, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुला होगा, है ना, तो उन्हें दिक्कत तो होगा नहीं सांस लेने का। ये असर्शन रीजन भी आ सकता है, आपको असर्शन देगा क्या, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन क्या होना चाहिए इसका, व्हाट शुड बी द रीजन, रीजन तो ये होना चाहिए ना क्या, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। बताओ सही है नहीं, बिल्कुल सही है ना। इसीलिए तो ठंडे पानी में टेम्परेचर कम है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी अच्छी है गैस की, और वहां पर एक्वेटिक स्पीशीज कंफर्टेबल है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और वो कैसे हो जाएगी, अनकंफर्टेबल। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इनफैक्ट जो ये प्रेशर वाला टर्म है ना, इसे समझाने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं दैट इज हेनरी, है ना। तो यहाँ पर अभी हमें क्या पढ़ना है, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना। तो अभी आप इतना नोट करो, आगे का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो, अभी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, हेनरीज लॉ की, है ना, हेनरीज लॉ। ये लॉ हमें किसके बारे में बताता है, इट एक्सप्लेन्स क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको एक्सप्लेन करता है। यानी यहां पर अपना गैस क्या होगा, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा अपना, सॉल्वेंट, ठीक है। गैस क्या होगा, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट।
और हमेशा याद रखना कि पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट का काम हमेशा कौन करेगा, लिक्विड। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी जी ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी गैस है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, ठीक है, या इनका जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट है हम वो लिखें क्या। इन्होंने बोला कि जो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ ये होता है। ठीक है, व्हाट इट मीन्स, इन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है जैसे अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, तो किसी एक गैस का प्रेशर जो है, टोटल में से एक गैस का जो प्रेशर है उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर है, यानी वो कितना प्रेशर लगाएगा वो डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में कैलकुलेट करना सिखाया था। तो पार्शियल प्रेशर जो किसी गैस है किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन उसका जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा है ना, उसका पार्शियल प्रेशर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन्होंने ये बात कहा, यानी लिख सकते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स ऑफ गैस। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान से सुनना, ये KH क्या है, KH क्या है, KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, KH हेनरीज कांस्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू व्हाट, KH इनटू x गैस। KH आपको क्वेश्चन में हमेशा मेंशन किया गया होगा है ना, और KH की प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से सुनना। जो KH है, KH ऑफ गैस किस चीजों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज KH जो होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे KH वैल्यू उतना क्या होगा, बढ़ेगा। और आपने अभी अभी पढ़ा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, बोलो, घटेगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर या KH कुछ भी बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है ना, जो सॉल्युबिलिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे देगा, 3-4 गैसेस की KH वैल्यू दे देगी, पूछेगा किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो KH जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी तब भी उतना कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ रहा है। और अगर टेम्परेचर या KH में से कुछ भी बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कम होगा ना। दैट इज द पॉइंट, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये हमें निकालना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और KH के बारे में हमें क्या क्या जानना है, तो याद रखना जो KH होता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट इज सेम एज प्रेशर। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो इसका यूनिट वही इसका यूनिट है ना। तो KH यूनिट इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट जो होगी वही हमारे KH की भी यूनिट हो जाएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, सो दिस इज हेनरी लॉ। फिर से एक बार सुनना, इन्होंने कहा किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड के अंदर, या कोई गैस कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस लिक्विड में जितना उसका मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा उतना। ठीक है, और जब हमने इक्वेशन देखा तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाने पे एक KH कांस्टेंट आया, जिसे हमने क्या बोला, हेनरीज कांस्टेंट। और ये KH टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और याद रखना कि अगर KH बढ़ रहा है तो KH कैसे बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, चलो इसे नोट करो, फिर हम हेनरीज लॉ पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो तो हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया है ना। फॉर्मूला एक बार याद रखो क्या, कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बस आपको इतना याद रखना। कंक्लूजन क्या था, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, सॉल्युबिलिटी के, बस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन है विच हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KH इन H2O। अब आपको पता है H2O कैसा है, पोलर।
अभी पढ़ा ना। तो अगर H2O पोलर है तो मुझे बताओ कि इसमें कौन गैस ज्यादा घुलेगा, जो नेचर में कैसा होगा, पोलर होगा। तो हमसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KH किसका होगा, तो हमने पढ़ा है KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा KH उतना कम होगा। तो अगर KH वैल्यू ज्यादा चाहिए तो देखो कौन सी गैस सबसे कम सोल्यूबल है। तो आपने पढ़ा अभी कि सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन था, NH3, ये नहीं होगा। इसके बाद कौन था, SO2, ये भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो कि आर्गन और हीलियम दोनों ही नॉन पोलर है, किसे सिलेक्ट करें। तो इस केस में क्या करना है, यू हैव टू चेक मोलर मास, और जिसका मोलर मास कम होगा वो कम सोल्यूबल होगा। तो आर्गन का मोलर मास कितना होता है 40 और हीलियम का 4, तो कम मास किसका है, हीलियम का। तो सबसे ज्यादा KH वैल्यू किसका होगा, हीलियम का। रीजन क्या है, क्योंकि हीलियम सबसे कम सोल्यूबल है, और मैंने अभी पढ़ाया कि सॉल्युबिलिटी जितनी कम होगी KH वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं कि हमें दिया हुआ है क्या, KH ऑफ CO2 गैस का KH दे दिया कितना 5/3 किलो बार। तो पहले हम क्वेश्चन में जो दिया है हम नोट करते हैं, गिवन क्या क्या है, KH कितना है 5/3 किलो बार। अब ध्यान से सुनना, एक वर्ड यूज है किलो, है ना, तो ये हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 5/3 इनटू किलो के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना बार है, ठीक है। और बार क्या है, प्रेशर की यूनिट। नेक्स्ट हमें प्रेशर भी दे दिया है ना, कितना प्रेशर कितना दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये हमें दे दिया 0.01 बार। क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² बार, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा कि मोल फ्रैक्शन बताना, तो अभी पढ़ा प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, KH को नीचे भेज दो, है ना, कितना हो जाएगा प्रेशर अपॉन KH। तो प्रेशर कितना दिया बोलो 1 × 10⁻⁻², और मोल फ्रैक्शन KH वैल्यू कितनी है 5/3, 3 ऊपर जाएगा, है ना, ये आपको पता है, और नीचे ये कितना हो जाएगा 10⁻3। अब ये आपने पढ़ा कितना हो जाएगा 0.6, 5 6 30, तो कितना 0.6 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है 0.6 इंटू 10⁻⁻5। तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, है ना। एक और क्या मॉडिफिकेशन आ सकता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, हमारे पास एक कंटेनर है, बोलेगा कि इसमें गैस बहुत कम डिजोल्व है, जो भी गैस है वो बहुत कम है, यानी जो सॉल्यूट है ये बहुत कम है किससे, सॉल्वेंट से। तो अगर सॉल्यूट आपका बहुत कम होगा सॉल्वेंट से, तो हमें पता है कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो KH और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन है उसके मोल्स को ऊपर रखना है, यानी हम ऊपर रखेंगे मोल्स ऑफ गैस और नीचे क्या रखेंगे मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अगर सॉल्यूट यानी गैस बहुत कम है हमारे पास, तो नीचे वाले मोल्स को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उस केस में प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या आएगा KH इनटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी जिस लिक्विड में आपने डिसॉल्व कर रखा है। ये कब लगेगा, व्हेन गैस इज वेरी 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 लेस देन व्हाट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अंदर जब गैस बहुत कम घुला होगा तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हेनरी लॉ के ड्रॉबैक क्या क्या थे, है ना, क्या क्या कमियां थी। तो पहला जो ड्रॉबैक था वो कि हेनरी लॉ बहुत हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं था। जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वहां पर फिर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, प्रेशर शुड नॉट बी टू लो, ठीक है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर नहीं होगा यहाँ पर बच्चे, टेम्परेचर होगा, ठीक है। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी हेनरी लॉ नहीं लगेगा। नेक्स्ट है द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट। जिस गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो ध्यान रखना है कि वो सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। तो अगर आप बात करो SO2 गैस को वाटर में डालो तो ये हेनरी लॉ बिल्कुल नहीं शो करेगा। रीजन, क्योंकि SO2 H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बोलो क्या NH3 को वाटर में लगा के हेनरी लॉ लगाएं, गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी रिएक्ट करता है। और देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर, तो इन सारी चीजों पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये गैसेस क्या करती है, रिएक्शन करती है इनके साथ। नेक्स्ट है कि द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। इसका मतलब डिसोसिएशन का मतलब टूटना,
तो अगर आप HCl गैस ले रहे हो, है ना, और वाटर में डाल रहे हो, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है हेनरी लॉ पे। क्यों? क्योंकि HCl को जैसे ही आप पानी में डालोगे वो H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इसलिए भी यहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है क्या, कि कौन सी गैस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। मैं गैसेस लिख रहा हूँ, आप बताना। इन वाटर, इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर कौन सी गैस के साथ हेनरी लॉ लगेगा। पहला गैस है SO2, सेकेंड वन इज NH3, थर्ड गैस इज व्हाट टू टेक HCl, एंड फोर्थ वन इज आर्गन। बताओ किस पे हेनरी लॉ लगेगा, ठीक है, किस पे हेनरी लॉ लगेगा। आई थिंक ये कवरेज थोड़ा कम है, मैं नीचे लिखता हूँ, है ना। तो गैस एट विच हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल, और याद रखना सॉल्वेंट कौन होगा अपना, वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए SO2 गैस, बी NH3 गैस, सी होगा HCl गैस, एंड डी होगा आर्गन गैस। आप मुझे बताना किस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। तो अभी बताया SO2 रिएक्शन कर जाता है पानी के साथ, इस पे एप्लीकेबल नहीं। NH3 भी रिएक्शन करता है, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट HCl डिसोसिएट कर जाता है, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, आर्गन। HCl क्यों? क्योंकि HCl पानी में डालने के बाद HCl नहीं रह जाता, ये H प्लस और Cl माइनस बना देता है। SO2 को अगर वाटर में ऐड करोगे तो ये H2SO3 बनाता है, इसलिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखना यही वो पॉसिबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, है ना। इतना इजी सा टॉपिक है अपना। चलिए, तो अभी हमने हेनरीज लॉ को खत्म किया, है ना। उसमें एक टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, है ना, कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का वो ये कि आप सबने देखा कोल्ड ड्रिंक या जो हमारे पास कोक की बॉटल्स आती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा फ्रिज से निकालो और जब आप उसे क्या करते हो, शेक करते हो, बॉटल खोलते हो, तो क्या होता है, एकाएक वो बाहर आने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं इनको अंडर हाई प्रेशर सील किया जाता है। जहां फैक्ट्रीज में ये सील होती है, यानी बंद होती है, लॉक होती है ना, वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जब आप नॉर्मल प्रेशर पे ले आके बॉटल को खोल रहे होते हो तो प्रेशर कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। उस केस में जो आपका गैस है वो लिक्विड के साथ बाहर आने लगती है। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स, दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घोला जाता है और गैस ज्यादा सॉल्युबल कब होगा लिक्विड में, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, यानी वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसीलिए फैक्ट्रीज कप में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 को हम क्या कर सके, घोल सके। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप CO2 को बिल्कुल भी वाटर में नहीं डिसॉल्व कर पाओगे, है ना, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वहां पर ऐसा हम डिसॉल्व कर देते हैं। पहला एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन ये है कि जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं जैसे माउंटेन, तो बहुत लोग को एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है ना, ऊंचाई पे, क्योंकि होता क्या है, जितनी ऑक्सीजन या हमारी नॉर्मल गैसेस है वो नीचे होती है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो गैसेस कम होती जाती है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। तो अगर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ऊपर तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, है ना, और वहां पर एक बीमारी या हमें एक सिम्टम दिखता है दैट इज एनॉक्सिया, है ना। व्हाट इज एनॉक्सिया? वहां पर थिंकिंग की जो हमारी मतलब जो सोचने की और समझने की शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एल्टीट्यूड पे जाने पे, है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं, है ना, तो उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें हम हीलियम गैस को मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं ताकि क्या हो पाए, उनको बेंच ना हो, है ना, पेन ना हो। ये रीजन है, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेट गैस हम नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाएगा तो पानी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। और आपने पढ़ा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए हेनरी लॉ के लिए, है ना। तो प्रेशर कम रखने के लिए हम उसमें हीलियम गैस मिला देते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो, है ना, वरना ब्लड में गैसेस ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। तो दीज आर द रीजन कि हम हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन थे हेनरी लॉ को जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अभी तक सॉल्यूट कौन था, गैस, अभी हमारा, और सॉल्वेंट कौन था, लिक्विड। लेकिन अब हमारा जो सॉल्यूट है वो भी कैसा है, लिक्विड, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी कैसा है, लिक्विड। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें बेसिकली पढ़ना तो जो है दैट इज राउल्स लॉ, लेकिन इसके पहले की चीजों को भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है
कि यहाँ पर एक टर्म यूज होगा एट इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर देते हो, है ना, तो बर्तन बंद करो, तो जब आपके जैसे पानी है ना, आप उसे बॉयल करने के रख दिए और ऊपर से बर्तन आप ढक दिए, तो उससे होगा क्या कि नीचे से पानी वेपर बना के ऊपर जाएगा, और क्योंकि कंटेनर से ढका हुआ है तो वेपर बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो फिर आपस में टकरा के जब कोलॉइड करेंगे, टेम्परेचर कुछ कम होगा, तो फिर से कंडेंसेट होकर किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे? लिक्विड। यानी ऐसा समझो कि आपके पास कोई कंटेनर है जिसे आपने ऊपर से ढक दिया, और नीचे से अगर आप टेम्परेचर सप्लाई करोगे तो जो वाटर है पहले तो वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, है ना, और जब बहुत ज्यादा वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर से ये फर्दर क्या होंगे? कूल होकर लिक्विड बन के फिर पानी में आने लगेंगे। तो जब ऊपर जाने का यानी वेपर इवापोरेशन का रेट या वेपराइजेशन का रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। एक टर्म आएगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, बताना जरा। वेपर प्रेशर, तो ध्यान से सुनना, अभी ये लिक्विड था, ये लिक्विड वेपर बनाया, तो अपने सरफेस के ही ऊपर, ध्यान से देखना, अपने सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल। अगर लिक्विड वेपर बनाएगा तो अपने ही सरफेस के ऊपर वेपर एक्सर्ट करेगा, है ना। तो दिस प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड व्हाट? वेपर प्रेशर। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नोट करके लिख पाता हूँ। क्या क्या? वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। यानी वेपर प्रेशर कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम कंटेनर का सरफेस एरिया ज्यादा रखेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वेपर प्रेशर बिल्कुल भी कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो पहली बात टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप खुद सोचो, आप टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, आप देख रहे होगे कि गर्मियों के मौसम में जो तालाब वगैरह जल्दी सूखते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है, तो पानी वेपर उतना ज्यादा बनाएगा, और ठंडी में रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। IMF मींस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये आपस में एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर टाइट पकड़ के बैठे होंगे तो आसानी से वेपर बना लोगे, यानी एक एक को अलग कर दोगे, या अगर लूजली पकड़ के बैठे होंगे तो अलग कर पाओगे। ऑफ कोर्स सी बात है कि जितना ढीला पकड़ होगा उतनी आसानी से आप खींच के निकाल लोगे, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, जितना इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आप उतनी आसानी से क्या करोगे? इसका वेपर बना दोगे। तो कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, या मैं ऐसा लिखूं कि वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो यहाँ से भी मैं आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ, है ना, जो आने वाला हो। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास CCl4 है, नेक्स्ट क्या है? इथेनॉल है ना, इथेनॉल, और एक हमने लिया क्या? वाटर। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा। तो ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जो आसानी से वोलेटाइल में चला जाएगा, है ना। तो सैनिटाइजर वगैरह आपने देखा है कि सैनिटाइजर हाथ में लगाते तुरंत सूख जाता है, क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर वाटर आप हाथ में लगाते हो तो क्या उतनी जल्दी चला जाता है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो अब ध्यान से देखो कि CCl4 में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, है ना, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? CCl4 का। नेक्स्ट, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। तो अगर इथेनॉल में वाटर के कंपैरिजन में कम हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा? ज्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में, है ना। तो नेक्स्ट किसका होगा? इथेनॉल का। और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? बोलो, वाटर का होगा। और अभी इसे मैं आपको थर्ड रीजन से भी रिलेट करके बताता हूँ। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट पर। अब आप सोचो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which
द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure। इसका मतलब क्या, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो आप कोई लिक्विड को बॉयल कर रहे हो, है ना, अंदर बंद करके, तो हमें पता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कितना है, 1 atm। तो जब इस कंटेनर के अंदर का भी प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm, यानी वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस केस में ये लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये हुआ, ये फेनोमेना हुआ, इसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बोलो, कम होती है वाटर से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्कोहल का वाटर से क्या होता है, कम होता है। पेट्रोल का और कम होता है, पेट्रोल जल्दी उड़ता है। तो आप मुझे ध्यान सुनना कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, उसे वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर उतना ज्यादा देना पड़ेगा। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है, पेट्रोल को 50 में ही, है ना, एल्कोहल को अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री के आसपास। तो कहने का सेंस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देने पर वेपर बनाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतने कम टेम्परेचर पे ही क्या बना लेगा, वेपर बना लेगा। तो सीधी सी बात है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, जितने कम टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो अब यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो, सबसे कम टेम्परेचर पे CCl4 बॉयल होता है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सबसे उसके बाद से इथेनॉल और वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ वेपर प्रेशर, या यही वो फैक्टर्स थे जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या थे, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बनना बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी और वेपर उतना कम बनेगा। क्लियर, तो इसलिए वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और बॉइलिंग पॉइंट ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है इस लिक्विड को कितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है बॉयल करने के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखना क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा जिस लिक्विड का, उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। ओके, चलो इतना नोट करो आप।